हेलो गाइस, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जो कि हमारे सेक का सब्जेक्ट है। तो इसमें आपके ये यूनिट्स हैं जो कि आपका सिलेबस है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे एग्ज़ाम में। तो ये हमारा यूनिट 1 है, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के बारे में। इसमें हमें उसके नेचर, स्कोप, मीनिंग ये सब बताना है, और एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना है। तो ये आपका यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 में आपको एक्सप्लोरिंग करनी है लीडरशिप के बारे में, कि लीडरशिप की थीम, थ्योरीज, किस तरह से टाइपोलॉजीज़, पार्टिसिपेट कैसे करते हैं लीडर, परफॉर्मेंस। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपको बताना है एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप ओरिएंटेशन एंड एक्शंस के बारे में बताना है, कि किस तरह से डेवलप करता है हमारा कम्युनिकेशन एज अ लीडर हम लोग होते हैं, और किस तरह से लीडरशिप हमें रिसर्च करने में भी हेल्प करती है, किस तरह से टेक्निक जो होती है कम्युनिकेशन की, एक लीडर की स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, हमें उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना होगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, जो कि हमें रिसर्च इश्यूज़ और उसके चैलेंजेस में हेल्प करती हैं। तो ये आपके यूनिट्स थे, और यहाँ पे यूनिट आपका 5 भी है, जो कि एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें आपको एम्पेरिकल एंड प्रोफेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करना होगा। ठीक है, तो हम ये 5 यूनिट्स जो हैं वो आपके स्टडी करवाएंगे आपको हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल पर। तो इसको पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बनिए रहिए। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा यूनिट 1 एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहला आपका आता है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में, और सेकंड आएगा एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन? तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है हमें स्टडी करवाने में हेल्प करता है कि हाउ इन्फॉर्मेशन, हमारे आइडियाज़, हमारे मैसेजेस अबाउट द पॉलिटिक्स आर शेयर्ड बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर्स, मीडिया एंड पब्लिक। तो किस तरह से हमारे आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस किस तरह से पॉलिटिक्स के मतलब कि पॉलिटिक्स को लेकर किस तरह से शेयर करे जाते हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर के बीच में, मीडिया में और पब्लिक में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में पॉलिटिक्स को, उसकी पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट एक्शंस को। तो मीनिंग क्या है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का? तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वे है एक पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने का। ये हमें हेल्प करता है किस तरह से हम लोग अपने स्पीचेस को, डिबेट को, और सोशल मीडिया, न्यूज़, पॉलिटिकल एड्स, और किस तरह से डायरेक्ट टॉक करते हैं बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर एंड अ सिटीजनशिप। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि हम लोग अपना मतलब कि किस तरह से हम लोग अपनी स्पीच दे सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया में किस तरह से हम लोग पॉलिटिक्स का बारे में ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे पास इनका आइडिया होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन गेन करने में भी हेल्प करता है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्म करता है पीपल को, कि वो शेप कर सके अपने ओपिनियन को और इन्फ्लुएंस कर सके रीजन्स को। तो अब हम बात करते हैं नेचर की। मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। तो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो, स्ट्रैटेजिक और इंटरेक्टिव। तो ये क्या है मल्टी डायरेक्शनल फ्लो? तो कम्युनिकेशन जो है वो हैपन होता है मैनी वेज में, सच एज स्पीच, इंटरव्यू, डिबेट, सोशल मीडिया, और इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल मीडिया और पब्लिक के थ्रू। ठीक है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल फ्लोज हो गया हमारे, कि किस तरह से हमारे कम्युनिकेशंस स्प्रेड हो सकते हैं हमारे थ्रू, हमारे स्पीच, हमारे इंटरव्यू, हमारे डिबेट, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। बात आती है स्ट्रैटेजी की। तो किस तरह से स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करती है, प्लान करते हैं हम लोग केयरफुली, कि किस तरह से हम लोग अपना इन्फ्लुएंस कर सके पब्लिक ओपिनियन में, और अपने किस तरह से हम लोग सपोर्ट कर सके पॉलिसीज़ को और एज अ कैंडिडेट। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारे इंटरेक्टिव को। तो पीपल डू नॉट जस्ट लिसन टू द मैसेजेस। तो पीपल सिर्फ लिसन ही नहीं करते मैसेजेस को, फिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं बाय वोटिंग, प्रोटेस्टिंग, कमेंटिंग ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वे है पीपल का सपोर्ट करने का, कमेंट करके बताने का, रिस्पॉन्ड करके, वोट करके। तो ये सब हम लोग कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से एज आ पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकली। तो हम बात करते हैं स्कोप की। तो पॉलिटिकल कैंपेन आता है सबसे पहले। इट यूज टू प्रमोट कैंडिडेट, पार्टीज एंड देयर आइडियाज़ ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो पॉलिटिकल कैंपेन क्या हेल्प करता है हमें, कि कैंडिडेट्स को, उसकी पार्टीज़ को किस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द इलेक्शंस में। सेकेंड पॉइंट आता है आपका रोल ऑफ मीडिया। तो रोल क्या है हमारे मीडिया का? तो मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है शेप करने के लिए, कि हाउ पीपल थिंक अबाउट पॉलिटिक्स। तो किस तरह से लोग जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से इन्फॉर्मेशन, जो मैसेजेस हैं, स्प्रेड आउट हो रहे हैं टू द पब्लिक।
थर्ड पॉइंट आता है आपका पब्लिक ओपिनियन, तो इट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, तो किस तरह से पीपल जो है पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और बिहेव कर रहे हैं पॉलिटिकली। इसके बाद बात आती है आपकी फोर्थ पॉइंट जो कि है ग्लोबल इम्पैक्ट। तो एज अ वाइज इंटरनेट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो रीच करता है नेशनल बॉर्डर्स में, और पॉलिटिक्स जो है वो टॉक करती है हमारे वर्ल्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ कंट्री के लिए पॉलिटिकली, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन की। आपने स्कोप पढ़ लिया, मेथड पढ़ लिया और मीनिंग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो इन द पास्ट अगर हम देखें तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं वन वे था, विच लीडर जो है वो स्पीक करते थे टू द पब्लिक थ्रू द न्यूज़पेपर, स्पीचेस एंड पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि मास मीडिया राइज। तो 20वीं सेंचुरी में जो है रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट जो चेंज करा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को। क्योंकि टीवी, रेडियो और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगी चीज़ें, वाइड स्प्रेड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी, फास्टर, बहुत ही जल्दी स्प्रेड होती है। एज अ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के चेंज करने में बहुत ज़्यादा मदद करा किसने, मास मीडिया ने, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सोशल मीडिया एरा 21st सेंचुरी में आया, जो कि जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें अलाउ करते हैं एज अ पॉलिटिकली कि हम लोग टॉक कर सकें डायरेक्टली टू द पब्लिक सिटीजन और पार्टिसिपेट कर सकें मोर पॉलिटिकल डिसीजंस में, ठीक है। इसके बाद आपकी बात आती है डिजिटल पॉलिटिक्स में। तो टुडे अगर हम देखें आज के दौर पे तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। पीपल जो है वो इंगेज करते हैं एज विद पॉलिटिशियंस, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस करते हैं कैंपेन एंड पॉलिसीज़ को भी। तो आजकल कैंपेनिंग कैसे चल रही है, ऑनलाइन बेस में भी चल रही है। इसके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हमें इन्फॉर्मेशन देने में मदद करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिशियंस और उनके मीडिया, पब्लिक, उन सब में हेल्प करता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है, जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, पब्लिक ओपिनियंस हैं, उनमें भी हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने पब्लिक कम्युनिकेशन उनके साथ स्प्रेड कर सकें। और पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन को इन्फॉर्म करने के लिए पीपल को, उनका सपोर्ट लेने के लिए, और इन्फ्लुएंस करते हैं उनके डिस्कशन को। यहीं पर ही आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है गाइस। नेचर स्कोप हमने पढ़ लिया। हमने यूनिट 1 में भी क्या पढ़ा, देखिए यूनिट 1 में हमने अभी मीडिया, ये मीनिंग, नेचर और स्कोप तो पढ़ लिया। व्हाट इज़ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ये भी जान लिया कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता कैसे, किस तरह से हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़, अपने मैसेजेस को पॉलिटिकली स्प्रेड कर सकते हैं। और इवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर लिया कि किस तरह से सोशल मीडिया आया, किस तरह से 20वीं सेंचुरी में मास मीडिया का राइज हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन का यूनिट 2, जिसमें कि हमें 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, थीम्स, थ्योरी एंड टाइपोलॉजीज के बारे में, और सेकंड पॉइंट हमारा है पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो हमें ये दोनों ही टॉपिक इसमें कवर करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थीम्स इन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल है हमारे गवर्नमेंट्स में, एंड पॉलिटिकल सक्सेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्या थीम्स, तो सबसे पहले आता है हमारा लीडरशिप स्टाइल। तो एक लीडर होता है तो उसका कुछ ना कुछ स्टाइल होता है जो हमें अडॉप्ट करना आना चाहिए। उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक उसकी कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर की। तो एग्जामाइन हाउ लीडर अडॉप्ट देयर स्पेसिफिक अप्रोचेस टू अचीव गोल। तो हमें एग्जामाइन करना आना चाहिए किस तरह से लीडर अडॉप्ट कर रहा है कि स्पेसिफिक अप्रोच, ताकि वो अचीव कर सके अपने गोल्स को, अपने डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन सोसाइटी को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है पावर एंड अथॉरिटी के ऊपर। तो लीडर जो है वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करता है पावर थ्रू लेजिटिमेट और मीन्स और परसुएजन्स के थ्रू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लीडर होगा उसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो एक्सरसाइज कर सके किसके ऊपर, लेजिटमेट मीन्स के ऊपर और परसुएजन के ऊपर, ठीक है। तो पब्लिक एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लीडरशिप जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है लीडर्स के पास कि वो कम्युनिकेट कर लेते हैं इफेक्टली थ्रू द मासेस। फिफ्थ पॉइंट आता है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को लेके। क्या, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पॉलिटिक्स में।
लास्ट पॉइंट आपका आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। तो लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज और पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो क्राइसिस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास हम बात करें क्राइसिस मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे लीडरशिप और उसके कम्युनिकेशन का ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम और पॉलिटिकल अनरेस्ट के टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ह्यूज रोल होता है कि मैनेज करना क्राइसिस को, किस तरह से नेचुरल डिज़ास्टर, इकोनॉमिक जब डाउन टर्न हो रही होती है, जब पेंडेमिक होते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तो कहीं ना कहीं क्राइसिस को मैनेज कर पाना पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, उसका डिसीजन ले पाना, स्ट्रैटेजीज़, जिस तरह से कम्युनिकेट करना है आप सोसाइटी से, तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं थ्योरीज़ ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे थ्योरीज़ ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में। तो थ्रेड जो होता है हमारे थ्योरीज़ का, कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट करता है हमारे लीडर्स को किस तरह से वो बॉर्न हुए एज एन स्पेसिफिक थ्रेड लाइक चेरिस्मा, इंटेलिजेंस एंड डिसेविनेस। और एग्जाम्पल कहीं ना कहीं हम गांधी का ले सकते हैं कि नॉन वायलेंस, और लिंकन का इंटीग्रिटी को लेकर। तो अगर हम बात करें बिहेवियरल थ्योरी के बारे में, तो ये फोकस करता है हमारे एक्शंस पे, हमारे लीडर किस तरह से एक्शंस ले रहे हैं रेदर देन देयर थ्रेट, किस तरह से वो फोकस कर रहे हैं एक्शंस पे, किस तरह से उनका बिहेवियर है हमारे लीडर्स का रेदर देन थ्रेट स्किल और पोजीशंस को देखकर। ये कहीं ना कहीं आर्ग्यू करते हैं हमें इफेक्टिव लीडरशिप जो होते हैं कहीं ना कहीं इफेक्टिव होते हैं, और हमें बेस करते हैं किस पे कि हम जो लीडर हैं वो हम बिहेव कर सकते हैं अपने डिफरेंट सिचुएशन से, किस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, क्या हमारी एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की, मोटिवेट करने की और गाइड करने की अपने फॉलोअर्स को। तो अगर हम बात करें सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं हमें अडेप्ट करता है हमारे स्टाइल्स को, जो कि बेस्ड होते हैं हमारे सिचुएशंस पे। जैसे कि अ लीडर मे बी अथॉरिटेरियन ड्यूरिंग अ क्राइसिस बट डेमोक्रेटिक इन स्टेबल्स टाइम। तो क्या बात हो रही है कि एक लीडर जो होता है वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन होता है कब, क्राइसिस के टाइम पे, और डेमोक्रेटिक हो जाता है नॉर्मल टाइम पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन लीडरशिप की जो थ्योरी है वो हमें सजेस्ट करती है कि बेस्ट स्टाइल जो होता है हमारे लीडर का, वही हमें मोटिवेट करता है और इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। तो इफेक्टिव लीडरशिप जो होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और लीडरशिप की एबिलिटी होती है कि अडॉप्ट कर सके अपने स्टाइल को, ताकि उसके फॉलोअर्स जो हैं उनके इन्वॉल्वमेंट में वो कहीं ना कहीं उनके स्टाइल को अडॉप्ट कर सके अपने लीडर के। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा सिचुएशन लीडरशिप की थ्योरी। ठीक है, हम आगे बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो लीडर्स जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने फॉलोअर्स को, ताकि वो अचीव कर सकें बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके बियॉन्ड जाकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्टिन लूथर किंग, इनकी बात करें तो ये इनका विज़न था फॉर सिविल सोसाइटी, सिविल राइट्स को लेकर। बात करें ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी के बारे में, तो ये फोकस करती है लीडर को कि वो इंस्पायर, मोटिवेट कर सके अपने फॉलोअर्स को, ताकि वो अचीव कर सके मोर देन व्हाट दे हैड एक्सपेक्टेड। और इनकी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं क्रिएट करती है एक विज़न, इनोवेशन एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्म करती है अपने खुद के बोथ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो बिल्ड कर सके ट्रस्ट। और अब हम बात करते हैं चेस्मेस्टिक लीडरशिप के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लीडर्स जो होते हैं वो पोज करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल चार्म होता है। ठीक है, तो लीडर्स के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जैसे कि बराक ओबामा स्पीच एंड कैंपेन हम देख सकते हैं इनका, ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा चेस्मेस्टिक लीडरशिप के बारे में। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनकी जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चार्म होती है, विज़न होती है, और पर्सनल अपील करती है हमें, किसके इंस्पायर करती है अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, तो दीज लीडर्स जो होते हैं, चेस्मेस्टिक लीडर्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं नोन होते हैं अपनी एबिलिटी से, किस तरह से वो इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं पीपल्स को, और क्रिएट कर पा रहे हैं अपने सेंस ऑफ परसेप्शन, पर्पस जो भी है उनका, और गोल को शेयर कर पा रहे हैं टूवर्ड्स द अदर। आगे हम बात करेंगे टाइपोलॉजीज ऑफ लीडरशिप के बारे में। ठीक है, किस तरह से टाइप्स कैसे होते हैं लीडरशिप्स के। तो हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि लीडरशिप कैन बी इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप के बारे में। तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, अप्रोच, इंटरेक्शन, जिस तरह से वो टीम से कर रहे हैं उस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैक्स वेबर का टाइप ऑफ अथॉरिटी को लेकर, जो कि बेस्ड होता है कस्टम्स पे। ट्रेडिशनल अथॉरिटी और चेस्मेस्टिक अथॉरिटी होती है वो कहीं ना कहीं बेस्ड होती है पर्सनल चार्म को लेकर। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड दिया है जेम्स मैक जर्जर बर्नर लीडरशिप के टाइप्स के बारे में, कि
ट्रांसलेशनल जो होती है वो कहीं ना कहीं फोकस करती है एक्सचेंज और रिवॉर्ड्स पे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्किल्स जो होती है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है चेंज एंड इनोवेशंस को। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ लीडरशिप के बारे में, तो यहाँ पे आती है आपके ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी आती है, जिसमें कि लीडर्स जो होते हैं अपने डिसीजंस को मेक करते हैं विदाउट कंसल्टिंग द टीम। तो बिना टीम को कंसल्ट करे डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, क्विक डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं लीडरशिप का चलता है। जैसे कि अब मिलिट्री कमांडर होता है वो ऑर्डर देता है, तो इस तरह से। सेकंड, अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं अपने लीडर्स को इन्वॉल्व करते हैं टीम में, डिसीजंस उनके भी लेते हैं, उनको वैल्यू करते हैं उनके ओपिनियन को, क्योंकि यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन और टीम वर्क हो रहा होता है। आगे हम बात करें लाइज फेयर लीडरशिप के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं मिनिमल इंटरफेरेंस होती है, इसमें मिनिमल सुपरविजन होते हैं। लीडर्स जो होते हैं अपने टीम्स को कम्प्लीटली फ्रीडम देते हैं कि वो वर्क कर सके जिस तरह से भी वो फिट हो पा रही है। जैसे कि एक CEO हो, वो डिपार्टमेंट के हेड को ही बोल रहा है कि तुम जाके मैनेज करो अपनी खुद की टीम को, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट होता है। आगे हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की स्किल के बारे में। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि चेंज एंड इनोवेशन में, तो ये लीडर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं और मोटिवेट करते हैं कि अपनी ही टीम को, ताकि वो अचीव कर सके गोल्स को और फोकस हो सके अपने इनोवेशन पर्सनल ग्रोथ पे, बिल्ड कर सके एक स्ट्रॉन्ग विजन फॉर द फ्यूचर। और अभी हमने अभी बात करा था ट्रांजिशनल लीडरशिप के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे टास्क को, रिवॉर्ड्स को और डिसिप्लिन को फोकस करती है। इनका क्लियर गोल होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आगे हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में। इस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है क्रूशियल होता है हमारे लीडर्स के लिए, कनेक्ट करने के लिए ऑडियंस को और उनका सपोर्ट गेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वर्बल, नॉन वर्बल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो आगे हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो वर्बल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं स्पीकिंग, डिबेट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इनको इंक्लूड करती है। स्पीक कैसे, फेस टू फेस स्पीक करना, फ़ोन कॉल्स पे, मीटिंग्स पे, तो ये क्या हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी डिबेट्स भी आते हैं, स्पीच भी आती है, जिस तरह से हम लोग डिबेट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर, तो ये कहीं ना कहीं हमारी वर्बल कम्युनिकेशन आ गई। क्यों वर्बल कम्युनिकेशन एक अच्छा इफ़ेक्टिव है कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हमें लैंग्वेजेस एक दूसरे की समझ में आती है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं अपने, जिस तरह से हमें दिख रहा है कि सीन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईजी होता है एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक दूसरे को बता पा रहे होते हैं, और यहाँ पे क्विक वे होता है शेयर करने का डिटेल को, इंफॉर्मेशन को। जैसे कि टीचर जो है एक बेस्ट एग्जांपल है, टीचर हम लोगों को एक्सप्लेन करती है टॉपिक इन अ क्लास, तो ये कहीं ना कहीं वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। आगे हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे बॉडी की लैंग्वेज, जेस्चर एंड टोन जो होता है वो हमें बताता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो किस तरह से है। जैसे कि बॉडी की मूवमेंट, नोडिंग, शेकिंग हैंड्स, आई कॉन्टेक्ट, किस तरह से हम लोग अटेंशन दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन, पिच ऑफ वॉइस, तो ये कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरह से विदाउट कम्युनिकेशन हम लोग एक दूसरे को समझ पा रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो यहाँ पे हमें यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर आउटरीच के लिए बात करा जा रहा है कि किस तरह से हम लोग ईमेल्स के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, इंस्टा, जूम, स्काइप, वेबसाइट्स, व्लॉग्स, तो ऑनलाइन फॉर्म्स, तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे को समझ पा रहे होते हैं, क्योंकि मेक्स कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन फास्टर बनाता है और कन्वीनियंट होती है, कनेक्ट कर पाते हैं पीपल से लॉन्ग डिस्टेंस तक, हम लोग डिजिटली एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं। टाइम और एफर्ट दोनों हमारे बच रहे होते हैं। यहाँ पे अलाउ करता है शेयरिंग मल्टीमीडिया, तो वीडियोस, इमेजेस और ऑडियोज़ अगर हम एक बार सेंड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फास्टर स्प्रेड होगा। आगे हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशंस की। तो यहाँ पे आपका आता है स्टोरी टू इवोक इमोशंस, तो स्टोरी टेलिंग टू इवोक इमोशंस, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स इशूज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रेपिटेशन टू राइनफोर्स मैसेजेस। तो कहीं ना कहीं टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा आता है एक्टिव लिसनिंग। तो
पेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेजेस, तो कहीं ना कहीं पूरा अटेंशन अपना देना स्पीकर्स की और अंडरस्टैंड करना उसके मैसेजेस को, मेंटेन करना आई कांटेक्ट, अवॉइड करने इंटरप्टिंग, रिस्पॉन्ड करना यस आई सी और ऐसा, बिल्ड करना ट्रस्ट, सोच रिस्पेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशंस में। क्लियर और कंसाइज मैसेज देना, शॉर्ट सेंटेंसेस में अपना सब कुछ बोल देना, मेन फोकस करना अपने पॉइंट्स को, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन में। आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ मीडिया के बारे में। तो मीडिया कहीं ना कहीं सर्व करती है ब्रिज बिटवीन द लीडर एंड पब्लिक। तो पब्लिक और लीडर्स में जितनी भी बीच में दरारें हैं वो कौन सर्व करती है? मीडिया। कैसे? मीडिया प्ले करती है पावरफुल रोल इन अ सोसाइटी। ये क्या करती है? सर्व करती है गवर्नमेंट, बिजनेस एंड पब्लिक के बीच में जितने भी ब्रिजेस हैं उसको रिमूव करने के लिए। सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं इनेबल है इन डायरेक्ट इंटरेक्शंस एंड रियल टाइम फीडबैक्स को लेकर। तो मीडिया जो है वो इन्फॉर्म करती है पीपल को अबाउट द करेंट इवेंट के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वेदर, स्पोर्ट, ग्लोबल हैपनिंग जो भी हो रही होती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल और की। तो इसमें क्या होता है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं आर्ग्यूमेंट एंड अपने इमोशंस को किस तरह से वो कन्विंस कर पा रहे हैं पीपल्स को, उनके आइडियाज़ को। पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्लोगन, कैंपेन, डिबेट, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिटोरिक है। और आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस को लेके। तो किस तरह से हमें पॉलिटिकल अपने परफॉर्मेंस देनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पार्टिसिपेशन पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रेफर करते हैं सिटीजन्स को इन्वॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, जैसे कि लीडर प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन इनकरेजिंग पार्टिसिपेशंस। ठीक है, फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशंस कैसे होते हैं हमारे पब्लिक में, कैसे वोट देकर हम लोग इलेक्शन करवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं पॉलिटिकली। सेकेंड पॉइंट आपका आता है अटेंडिंग रैली में अटेंड करना, प्रोटेस्ट करना। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिकली हम लोग भी अपना सिटीजन्स जो है इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पार्टिसिपेशन। तो क्या फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पार्टिसिपेशन को, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को ले लो, एजुकेशंस को ले लो, पॉलिटिकल अवेयरनेस को ले लो। तो ये कहीं ना कहीं मेन पॉइंट है। लीडर जो होता है, एबिलिटी जो है इनकी कनेक्ट करने की, वो कहीं ना कहीं डाइवर्स ग्रुप्स में होती है। परफॉर्मेंस जो होते हैं लीडर्स की, वो जज करते हैं हमारे एबिलिटी पे, रिजल्ट पे, और उनका मेनटेन करना ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या आते हैं परफॉर्म करने के लिए। डाइवर्स इंटरेस्ट इन डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। शॉर्ट टर्म नीड्स जो है, लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे क्या होते हैं, और मिसकन्फर्मेशंस नहीं होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे पार्टिसिपेशन जो हम लोग परफॉर्मेंस अपनी करते हैं अपने ही सोसाइटी में लेकर। तो ये आपके पॉइंट ही पे ही कंप्लीट होता है आपका ये वाला यूनिट। अब हम नेक्स्ट यूनिट की तैयारी करेंगे। यूनिट ये हमारा यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ओरिएंटेशन एंड एक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका मेनली 2 टॉपिक आता है। तो पहला आता है डेवलपिंग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप थ्रू रिसर्च, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। और सेकंड आता है आपका स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, आपका सेकंड टॉपिक आ गया। तो हम ये दोनों टॉपिक हमारे यूनिट 3 में कवर करेंगे। सबसे पहला आता है डेवलपिंग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप थ्रू रिसर्च। तो किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशंस को और लीडरशिप स्किल्स को, किसके थ्रू? रिसर्च के थ्रू। ठीक है, तो द रोल ऑफ रिसर्च इन पॉलिटिकल लीडरशिप। तो रोल क्या है रिसर्च का इन पॉलिटिकल लीडरशिप में? तो रिसर्च कहीं ना कहीं हमें सर्वे करने में मदद करता है एज अ फाउंडेशन फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इन पॉलिटिकल लीडरशिप। तो पॉलिटिकल जो लीडर होता है एक, उसको डिसीजन लेने के लिए कौन? रिसर्च कहीं ना कहीं मदद करता है, हेल्प करता है। लीडर्स जो होते हैं वो रिलाई होते हैं रिसर्च में कि वो अंडरस्टैंड कर सकें नीड, एस्पिरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो लीडर्स जो होते हैं वो रिलाई होते हैं रिसर्च पे कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं नीड को, एस्पिरेशन और चैलेंजेस को, जो कुछ भी उनके सोसाइटी में नीडेड है। इन्हें इनेबल करता है कि मेक कर सके पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट कर सके इफेंशियली और गेन कर सके पब्लिक ट्रस्ट। तो पब्लिक के ट्रस्ट को गेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? रिसर्च। क्या ज़रूरी है? रिसर्च। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका आता है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक ओपिनियन। तो रिसर्च कहीं ना कहीं
एक ऐसा टूल है जो कि सर्व करता है सर्वे को, पोल्स को हेल्प करने के लिए लीडर्स को, कि वो ग्रैप्स कर सके अपनी प्रायोरिटीज़ को इन अ डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स में। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप्स में डेमोग्राफिक ग्रुप्स में तो क्या कर सके लीडर, अपनी प्रायोरिटीज़ को ग्रैप्स कर सके। आपके फोर्थ पॉइंट आता है पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन। तो बाय स्टडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड, लीडर्स जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं पॉलिसीज़ को कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रेसिंग द इश्यूज़। इसके बाद आपका इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस। तो क्या इफेक्टिवनेस को लाने के लिए इवेल्युएट करना पड़ता है। तो रिसर्च जो होता है वो अलाउ करते हैं लीडर को कि एक्सेस कर सके इम्पैक्ट ऑफ देयर पॉलिसीज़ एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट होता है पॉलिसीज़ और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ का एज अ लीडर, तो रिसर्च उन्हें वो चीज़ अलाउ करता है। हम बात करेंगे रिसर्च मेथड की। तो पॉलिटिकल रिसर्च इन्वॉल्व करती है वेरियस मैथडोलॉजीज़ को जो कि सूटेड होते हैं डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ द लीडरशिप एंड कम्युनिकेशंस में। तो पहले आपका आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो फोकस करता है ग्रुप्स पे, इंटरव्यूज़ और केस स्टडीज़ पे। पहला आता है आपका फोकस करता है किस पे, ग्रुप्स पे। engaging small groups of citizen to discuss the opinion and concern। तो ये कहीं ना कहीं फोकस करता है ग्रुप्स पे कि सिटीजन्स जो हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सिटीजन हैं वो किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं उनके ओपिनियन और उनके कंसर्न को। सेकेंड पॉइंट आपका आता है इंटरव्यूज़। तो कंडक्ट करना इन डेप्थ डिसीजंस को विद एक्सपर्ट, स्टेक होल्डर और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केस स्टडीज़ की पॉलिटिकल सक्सेस और फेलियर क्या रहा है पास्ट में उसको लर्न करना। इसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। अभी क्या पढ़ा हमने, क्वालिटेटिव, अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इसमें आएगा आपका सर्वे एंड पोल के बारे में, किस तरह से सर्वे और पोल्स के थ्रू न्यूमेरिकल डाटास को हम लोग कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं पब्लिक ओपिनियन और उनके वोटर प्रेफरेंसेस पे। सेकंड आपका आता है डेमोग्राफिक स्टडीज़ के बारे में। तो किस तरह से डेमोग्राफिक स्टडीज़ में हम लोग एनालाइज करते हैं स्टैटिकल डाटास को, अंडरस्टैंड करते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ में उसको कंपोज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल एंड मीडिया एनालिटिक्स के बारे में। डिजिटल एंड मीडिया एनालिटिक्स में आपका आता है एनालाइजिंग द ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड द पब्लिक डिस्कोर्स। तो पब्लिक को जानने के लिए, उसके इंटरेस्ट को जानने के लिए सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ह्यूज अपना इम्पेक्ट छोड़ती है, जैसे कि एनालाइज करती है कि क्या ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में पब्लिक के अकॉर्डिंग। तो हमें ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। बात हम करते हैं कंपैरेटिव रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पे आता है कि स्टडी करना एज अ लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो ये कहीं ना कहीं एक कंपैरेटिव रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि स्टडी करना एक लीडरशिप के और उसका स्ट्रैटेजीज़ को। इसके बाद आपका आता है थ्रू रिसर्च लीडर्स कैन। तो रिसर्च के थ्रू लीडर्स क्या क्या कर सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमर्जिंग इश्यूज एंड अडॉप्ट देयर स्ट्रैटेजीज, अंडरस्टैंड कर सकते हैं डाइवर्स कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स को, और बिल्ड कर सकते हैं एविडेंस बेस्ड नैरेटिव्स को जो कि रिसोनेट करते हैं पब्लिक्स को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तीन जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहला आता है कि इशू को अडॉप्ट करना, स्ट्रैटेजीज़ को आइडेंटिफाई करना, एमर्ज करना। सेकेंड आपका पॉइंट आता है अंडरस्टैंड करना कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स को। और थर्ड आपका आता है पब्लिक के नैरेटिव्स को रिसोनेट करना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग द टेक्निक्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप के बारे में। आपको कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है फॉर द आर्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। लीडर्स जो होते हैं मस्ट मास्टर द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग क्लियर, परसेसिव एंड इंक्लूसिव मैसेजेस। तो लीडर्स जो होते हैं जो मास्टर करते हैं आर्ट ऑफ डिलीवरिंग, उनका क्लियर होता है, परसेसिव होता है और इंक्लूसिव मैसेज प्रोवाइड करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन देते हैं किसको, एज अ पॉलिटिकल लीडर इन द सोसाइटी। इसके बाद लीडर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं पर्सनल एंटीडोट्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस एंड कल्चर नैरेटिव्स जो इंस्पायर करने के लिए लोगों के साथ इमोशनली अपने ऑडियंस के साथ किस तरह से उन्हें कनेक्ट करता है। कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अपना हिस्टोरिकल रेफरेंसेस बताना, कल्चर उनको इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करना, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आता है बराक ओबामा का। तो बराक ओबामा की स्पीच जो कहीं ना कहीं वो स्टोरीज़ के थ्रू ऑर्डिनरी अमेरिकन्स को बिल्ड करती है। इसके बाद बात आती है हमारी सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ की, जो कि डाइजेस्टेबल है मैसेजेस के थ्रू, जैसे कि फ्रेमिंग क्लाइमेट चेंज एज अ ग्रीन जॉब अपॉर्चुनिटी रेदर देन जस्ट अ क्राइसिस। तो फ्रेम करना क्लाइमेट चेंज एज अ
ग्रीन जॉब अपॉर्चुनिटी रेदर देन दिस एज अ क्राइसिस। तो इसके बाद में आता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो इनकरेज करना डायलॉग्स को थ्रू द टाउन हॉल, पब्लिक forums and ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू गैदर द रिफाइंड पॉलिसीज। इसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल इंगेजमेंट्स के बारे में। तो डिजिटल इंगेजमेंट्स में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया में अगर हम देखें उसके प्लेटफॉर्म्स है ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इंटरेक्शंस हैं जो कि हमें पब्लिक्स के पास लेके चलता है, कनेक्ट करवाते हैं पब्लिक्स को डायरेक्टली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोदी की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को कनेक्ट करने के लिए यंगर वोटर्स को इन इंडिया। ठीक, यंगर वोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लीडरशिप टेक्निक्स की। तो यहाँ पे आएगा विजन बिल्डिंग। तो लीडर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका क्लियर गोल होता है इंस्पायर करने के लिए अपने पीपल्स को किस तरह से उन्हें वर्क करना है एक साथ कलेक्टिव प्रोग्रेस के लिए। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जो है, आई हैव अ ड्रीम स्पीच, तो इनका ये कहीं ना कहीं कोटेशन है जो उन्होंने दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की। तो यहाँ पे मेडिटेट करना बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स टू फॉस्टर स्टेबल और यूनिटी के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन लेकर आना एक लीडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला की, तो इन्होंने अपना एफर्ट्स दिया था रिकनसाइल करने के लिए अपार्थाइड जो सोशल अपार्थाइड ग्रुप जो भी चल रहा था साउथ एशिया में, तो उसके लिए किसने हेल्प करी थी, नेल्सन मंडेला ने। यहाँ पे हम बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की। तो रिस्पॉन्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द सर्कमस्टांसेस सच एज अ क्राइसिस एंड ग्लोबल चैलेंजेस। तो लीडर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते हैं वर्चुअल कैंपेन ड्यूरिंग द कोविड-19 के पेंडेमिक्स के टाइम पे हमने देखा था किस तरह से लीडर्स ने अपना पूरा का पूरा साथ दिया, अपने पब्लिक को इमोशनली स्टेबल करवाया, उनके साथ यूनिटी लेकर आए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए एज अ क्राइसिस के टाइम पे जिस टाइप ग्लोबल चेंजेस आ रहे हों। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप की। तो इफेक्टिव लीडर्स जो होते हैं वो अलाइन करते हैं कम्युनिकेशंस को विद देयर एक्शंस, कंसिस्टेंसी एंड क्रेडिबिलिटी को लेकर। तो अब हम बात करेंगे ओरिएंटेशन एंड एक्शन इन एक्सपेंडिंग द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ओरिएंटेशन है क्या, ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं रेफर करता है लीडर के अवेयरनेस के लेकर और उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेकर जो कि एड्रेस करते हैं इन्वॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स में। लीडर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपडेटेड होते हैं ऑन ग्लोबल इश्यूज़ को लेकर, लाइक क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। तो कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन के टाइम पे लीडर्स जो होते हैं पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्शंस की। तो एक्शंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं ट्रांसलेटिंग ओरिएंटेशन एंड रिसर्च टेंजेबल आउटकम। लीडर्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं इनोवेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज जो कि डाइवर्स ऑडियंस में होती है। और यहाँ पे इनका एविडेंसेस और पब्लिक का फीडबैक लेना इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी पॉलिसीज़ को, कि पब्लिक का फीडबैक और उसके एविडेंसेस जो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज़। इसके बारे में बात करते हैं लिंकिंग द ओरिएंटेशन टू द एक्शन। तो किस तरह से ओरिएंटेशन लिंक है एक्शंस के साथ। ठीक है, तो ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है नॉलेज बेस, वाइल द एक्शंस जो होते हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि लीडर जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ इन मिस इन्फॉर्मेशन यूज डिजिटल कैंपेन टू काउंटर इट्स इफेक्टिवली। ठीक है, तो गाइस आपका ये टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म होता है, आपका ये 3rd यूनिट। और इसके बाद हम करेंगे अपना 4th यूनिट कंप्लीट। यूनिट क्या करेंगे, हम अपना 4 कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द, ताकि पढ़ेंगे हमारा यूनिट 4 पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप का। तो यहाँ पे हमें कवर करने होंगे हमारे 2 पॉइंट, जो कि है पहला पॉइंट हमारा आता है रिसर्चिंग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप थ्रू द सर्वे, ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। ठीक है, तो हमारे ये 2 पोल्स हैं जो कि हमें कवर करने होंगे रिसर्च कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप में। सेकंड पॉइंट हमारा आता है एग्जामाइन करना कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप में। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं यूनिट 4 में। तो रिसर्चिंग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप थ्रू सर्वे, तो ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है रिसर्चिंग की कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप और इसके कम्युनिकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए पब्लिक ओपिनियंस को किस तरह से एक्सेस हो रहे हैं, इलेक्टोरल थ्रेड, रिफाइंड स्ट्रैटेजीज़ को। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से लीडर्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं विद फॉलोअर्स, मीडिया एंड ब्रॉडर सोसाइटी पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे हमारा पॉइंट जो है ओपिनियन पोल को लेकर। ठीक है, ओपिनियन पोल किसके बारे में, ओपिनियन पोल को लेकर।
ओपिनियन पोल, तो ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं एक वे है तो कि गैदर करती है इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, क्या वो थिंक कर रहे हैं, क्या वो बिलीव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इश्यूज टॉपिक और इवेंट्स को लेके। तो कहीं ना कहीं इसका जो सर्वे है वो कंडक्ट करता है इलेक्शंस को लेके, पब्लिक प्रेफरेंसेस, ओपिनियन एंड वोटिंग बिहेवियर्स को लेकर, ठीक है। तो किस तरह से उसका पर्पस जो है वो अंडरस्टैंड करना वोटर्स के सेंटिमेंट्स और उनकी प्रायोरिटीज़ को, कि वोटर्स जो है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। ओपिनियन पोल जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिजनेस को, कि वो अंडरस्टैंड कर सके पब्लिक ओपिनियन थ्रेड और उनके प्रेफरेंसेस को भी, उनकी प्रायोरिटीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका ओपिनियन जो है वो अंडरस्टैंड करना, ठीक है, क्या करना, अंडरस्टैंड करना किस तरह से पीपल जो है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, चेक करना उसे कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शंस को, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है हमारे ओपिनियन पोल में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसका सैम्पल ऑफ द पॉल्यूशन इज इलेक्टेड। तो यहाँ पे बात करें जा रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस जो होते हैं उनके अप्रूवल इंपॉर्टेंट होते हैं, लीडर्स के अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओपिनियन ऑन पॉलिसीज़ पे भी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी क्या है इसकी, पब्लिक ओपिनियन की एक्यूरेसी क्या है, किस तरह से वो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। तो ये एक रिजल्ट करता है हमारा ओपिनियन पोल जो है वो ऑलवेज परफेक्ट नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं समटाइम हाउ वेल द सैम्पल ग्रुप प्रेजेंट द लार्जर पॉपुलेशन। तो किस तरह से एक सैम्पल ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लार्जर पॉपुलेशंस को, किस तरह से मोर पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करे जा रहे हैं मोर एक्यूरेटली पोल्स को थ्रू टेंट्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के बारे में बताया गया हमें ओपिनियन पोल में। अब हम आगे बात करेंगे एग्जिट पोल को लेकर। तो एग्जिट पोल क्या है, तो एग्जिट पोल जो है वो टाइप ऑफ सर्वे है जो कि कंडक्ट करा जाता है इमिडिएटली आफ्टर द वोटर्स लीव अ वोटिंग स्टेशन। तो जैसे ही वोटर्स लीव करते हैं वोटिंग स्टेशंस को, तुरंत क्या होता है, एग्जिट पोल होता है, तुरंत इमिडिएटली वहाँ पे सर्वे कंडक्ट करा जाता है जिसे बोला गया है एग्जिट पोल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या होता है कि प्रोवाइड करना रियल टाइम इंसाइट इनटू वोटिंग ट्रेंड, तो प्रिडिक्ट करना इलेक्शन आउटकम बिफोर द ऑफिशियल रिजल्ट आर बीन डिक्लेयर। तो रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा उससे पहले उसको प्रिडिक्ट करके रखना किस तरह से वोटर्स का डेमोग्राफी में और उनका बिहेवियर देखने को मिल रहा है, एनालाइज करना, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं यूज करी जाती है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू प्रोवाइड करने के लिए अर्लियर प्रिडिक्शंस को अबाउट हु इज़ विनिंग। तो कौन विन कर रहा है, कौन लूज़ कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें पहले से ही पता चल जाता है। कैसे, क्योंकि प्रिडिक्शंस होती हैं, दे आर ऑलवेज यूज टू एनालाइज, तो वो एनालाइज करने के लिए हमें हेल्प करता है कौन, एग्जिट पोल। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेस के बारे में। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्वेस में आता है, सबसे पहला आएगा ओपिनियन एंड एग्जिट आर वाइटल रोल प्ले करता है। कैसे, पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं रिफाइन करते हैं उनके स्ट्रैटेजीज़ को, मीडिया कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है, इलेक्शन एनालिसिस में हेल्प करती है, एकेडमिक एंड रिसर्च स्टडी करते हैं वोटर्स उनके बिहेवियर एंड ट्रेंड्स को। तो कहीं ना कहीं डाटा को कलेक्ट करना, रिसर्च करना और अंडरस्टैंड करना पब्लिक ओपिनियंस को, डिसीजन इन्फॉर्म्ड करना और किस तरह से ट्रैकिंग ट्रेंड ओवर टाइम ट्रैक करके रखना, प्रोवाइडिंग एविडेंसेस फॉर डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शंस। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा, किस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये हमारा सर्वेज में, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे एग्जामाइनिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड चैलेंजेस इन पॉलिटिकल लीडरशिप में। तो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोसाइटिकल चेंजेस को लेकर यहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस देखने को मिले हैं। बात करते हैं चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन। तो क्या क्या चैलेंजेस आए हैं कम्युनिकेशंस में, तो लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं मेन चैलेंज हो जाता है इसका, कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चैलेंज होते हैं लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, कि पीपल जो हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेलीगेट्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हार्ड हो जाता है अंडरस्टैंड करना एक दूसरे की लैंग्वेजेस को। आगे बात आते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ को लेकर। तो फेक न्यूज़
पूरा स्प्रेड कर देना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं ना कहीं ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन हो जाता है कम्युनिकेशंस में। जैसे कि वायरल फेक न्यूज़ इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन को ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के टाइम पे फेक न्यूज़ अगर वायरल कर दी जाए तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन उसमें आना करने लग जाते हैं और इन्फ्लुएंस भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। बात करते हैं किसकी, कल्चरल डिफरेंसेस की। तो कल्चरल को लेके बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप्स हैं, प्लोराइजेशंस जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डाइवर्स ग्रुप्स की वजह से ही हो रहे हैं कि वो इंटरप्रेट करते हैं एक दूसरे के मैसेजेस को। जैसे कि इन सम कल्चर अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट इज सीन एज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। तो एक दूसरे की आंखों में देखना ही क्या बताता है, हमें कॉन्फिडेंस बताता है। वाइल इन अदर, अगर हम दूसरों के उसमें देखें, दूसरों सोसाइटीज़ में अगर हम देखें कल्चर्स में, तो वो कहीं ना कहीं रूड हमें देखने को मिलता है कि रूड बिहेवियर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल ओवरलोड। तो कांस्टेंट डिजिटल इंगेजमेंट जो होता है, इंगेजमेंट कहीं ना कहीं लीड करता है कम्युनिकेशन को, ऑडियंस को। लीडर्स जो होते हैं वो बैलेंस करते हैं फ्रिक्वेंसी को और क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशंस को। इसके बाद आता है अडॉप्टिंग अ टेक्नोलॉजिकल चेंज, ग्लोबलाइज ऑडियंस। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस में वो ज़रूरी नहीं है कि टॉक करें, लेकिन एक गुड लिसनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लीडर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं मस्ट एड्रेस करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ पे वाइल स्टेइंग रिलेटेबल टू द लोकल कॉन्सेप्ट। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है अगर, तो वो रिक्वायर करता है कि ग्लोबल कॉपरेशन हो लोकल एक्शंस के थ्रू। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिथम्स की। तो ये कहीं ना कहीं शेप करते हैं मैसेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में और कंज्यूम करने में। लीडर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज आउटकम पे ले जाने के लिए। आगे हम बात करेंगे चैलेंजेस इन लीडरशिप में। तो सबसे पहला चैलेंज आता है मेंटेन करना पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक के इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना एक लीडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक ही इंटरेस्ट नहीं करेगी अपने लीडर्स के ऊपर तो किस तरह से आगे काम चलेगा। डिक्लाइनिंग द अप्रूवल रेटिंग फॉर द लीडर सीन एज इनएफेक्टिव ड्यूरिंग द क्राइसिस। डिक्लाइन कर देना अप्रूवल रेटिंग्स को अपने लीडर्स को, तो ये कहीं ना कहीं इनएफेक्टिव दिखाता है हमें कब, क्राइसिस के टाइम पे। बैलेंसिंग populism and governance. So leader may prioritize popular decisions over long-term policies, goals to appease the voters. The handling crisis कहीं ना कहीं important point है leaders के लिए कि handle कर पाना इन एक्सक्लूटिव रिप्रेजेंटेटिव। तो कहीं ना कहीं लीडर्स को नेविगेट करना आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो होते हैं उनको डाइवर्स ग्रुप में किस तरह से फेयरली खड़े होना आना चाहिए। जेंडर, एथनिसिटी, क्लास डायनेमिक्स इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा। तो अगर हम बात कर दें दो अलग अलग कास्ट के अगर लोग खड़े हैं और लीडर जो है वो हिंदू की तरफ अगर ज़्यादा अपना समर्थन दे दे, तो जो दूसरे साइड का कास्ट का पीपल होगा वो कहीं ना कहीं उनकी रेटिंग्स जो होंगी, उनका ट्रस्ट जो होगा लीडर्स को लेके बहुत ज़्यादा इनएफेक्टिव हो जाएगा और लीडर को वो रेट नहीं करेंगे। तो बात आती है तुम्हारी रिसर्चिंग कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ को। तो किस तरह से रिसर्चिंग कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया ऑफ रिसर्च। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो किस तरह से एनालाइज कर पाना अपनी सोशल मीडिया, एआई को, बिग डाटा इन्फ्लुएंस को पॉलिटिकल कैंपेन के टाइम पे कि वो स्प्रेड कर सके इन्फॉर्मेशंस को फास्टली। आइडेंटिफाई कर पाना पॉलिटिक्स को कि हाउ रेस, जेंडर, रिलीजन शेप कर रहा है वोटर्स को, बिहेवियर को और उनके लीडरशिप स्टाइल को। आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन की। तो किस तरह से एक्सप्लोर कर पाना है लीडर्स को कि वो पब्लिक में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे किस तरह से इंगेज कर सकते हैं। यूथ इंगेजमेंट, एक्सेस ऑफ डाटा, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं हमारे रिसर्चिंग कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ को लेकर। ठीक है, यहीं पे गाइस आपका ये यूनिट 4 ख़त्म होता है। और अगर आपको इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन या फिर अनदर किसी भी सेक्स सब्जेक्ट के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको उसका पॉइंट दे देंगे कि आप क्या क्या पॉइंट एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। चलिए गाइस, बाय बाय। हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए क्रिस्टल ऑल स्टडी के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। बाय बाय। हमारा ये पूरा सेक कंप्लीट हो सके। हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट 5 पॉलिटिकल
कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट 5 में क्या दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप में आपको एम्पेरिकल एंड प्रोफेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका 2 टॉपिक है, साइकोलॉजी एज एन आर्ट एंड वोकेशन के बारे में, और सेकेंड पॉइंट आपका दिया है एक्सप्लोरिंग द करियर ऑप्शन के बारे में, ठीक है। आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से इसमें पढ़ने हैं यूनिट 5 में। तो यहाँ पर आपका यूनिट क्या बताता है, ये बताता है कि हमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और लीडरशिप किस तरह से हमारी रियल लाइफ में वर्क कर रही है, किस तरह से हमें ये टीच करती है, प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, जो कि हमें हेल्प करती है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कैंपेन्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी है क्या पहले तो साइकोलॉजी इज एन स्टडी ऑफ इलेक्शन। तो किस तरह से इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी और पब्लिक का ओपिनियन आएगा, तो उसकी स्टडी करना ही साइकोलॉजी कहलाती है। और ये हमें इन्वॉल्व करते हैं कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डाटा को, कि हम अंडरस्टैंड कर सके किस तरह से पीपल वोट कर रहे हैं और व्हाई दे वोट इन सर्टेन वे। तो किस तरह से ये लोग इस वे में वोट कर रहे हैं, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये इस चीज़ की स्टडी करना ही साइकोलॉजी कहलाती है। तो पॉलिटिशियन, मीडिया, रिसर्च, ये जो होते हैं इनके यूज़ जो है साइकोलॉजी में, हमें प्रिडिक्ट करवाते हैं इलेक्शन के रिजल्ट को कि कौन विन होगा। इतना तो सबको पता होता है कि आने वाला जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कौन विन होगा, राइट। हम लोग कैसे अपना आइडिया लगा लेते हैं कि नहीं इस बार ये नहीं, ये वाली पार्टी विन करेगी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो कि इलेक्शन, वोटिंग और पब्लिक ओपिनियंस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके वजह से बात एज अ पब्लिकली अनाउंस हो जाती है कि कौन विन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल दे स्टडी ट्रेंड्स लाइक व्हाई अ ग्रुप ऑफ पीपल माइट सपोर्ट वन पार्टी ओवर द अनदर। तो ये जो लोग होते हैं, साइकोलॉजी जो एक स्टडी है हमारे इलेक्शंस को स्टडी करने की, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं क्यों इस तरह का क्यों ट्रेंड चल रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक ही ग्रुप ऑफ पीपल जो वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं एक पार्टी को दूसरी पार्टी को छोड़कर, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके प्रॉफिट होंगे या कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। इसके बाद आता है कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इलेक्शन, वोटिंग पैटर्न एंड पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पे साइकोलॉजी में हमें इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स। तो साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ नंबर और स्टैटिस्टिक्स के बारे में ही नहीं बताता, ये हमें ये भी इंटरप्रेट करवाता है किस तरह से ह्यूमन का बिहेवियर और उसके सोसाइटिकल ट्रेंड्स के बारे में, सोसाइटी में किस तरह से ह्यूमन का बिहेवियर है और सोसाइटिकल ट्रेंड चल रहे हैं। ये हमें रिक्वायर कराता है क्रिएटिविटी और इनसाइट एनालाइज के बारे में कि व्हाई पीपल वोट इन सर्टेन वे, हाउ कल्चर, किस तरह से कल्चर हमारे सोशल मीडिया में सोशल फैक्टर बना हुआ है वोटिंग को लेकर और प्रिडिक्ट करता है हमारे चेंजेस, हमारे वोटर के चेंजेस को। अगर हम लोग ये बात छेड़ दें कल्चर को लेके अपने सोशल मीडिया में, तो देखिए किस तरह से भसड़ मच जाती है, राइट। में किस तरह का इस चीज़ को लेकर असर होने लगता है। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है। तो अंडरस्टैंड करना व्हाई ए स्पेसिफिक कम्युनिटी सपोर्ट टू अ पर्टिकुलर पार्टी इन्वॉल्व स्टडिंग देयर हिस्ट्री, नीड एंड इमोशन। तो क्यों एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, जो एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी का सपोर्ट होता है, क्यों वो सिर्फ एक पार्टी को जाता है, उसी चीज़ को स्टडी करना, उसकी हिस्ट्री को जानना, उनके इमोशंस को समझना ही साइकोलॉजी कहलाती है। वही साइकोलॉजी एज एन आर्ट कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे करियर की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहला आता है कि इलेक्शन को एनालाइज करना कि किस तरह से वर्क हो रहा है मीडिया में, कि आउटलेट कर सके और एक्सप्लेन कर सके और प्रिडिक्ट कर सके इलेक्शन के आउटकम को। आपका आता है पॉलिटिकल एडवाइजर के बारे में कि किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं कैंडिडेट और पार्टीज को कि वो क्रिएट कर सके अपना इफेक्टिव कैंपेन, उसकी स्ट्रैटेजीज हम बता सकते हैं कि किस तरह से अपना वोट ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका आता है सर्वे एंड पोल एनालाइज के बारे में कि डिज़ाइन और एनालाइज करें अपने पोल ओपिनियन को अंडरस्टैंड करने के लिए, पब्लिक सेंटिमेंट्स को। और फोर्थ पॉइंट आपका आता है एकेडमिक्स एंड रिसर्च के बारे में कि एकेडमिक और रिसर्च जो होता है कि हम स्टडी करना वोटिंग के पैटर्न को और उसके ट्रेंड को समझना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकोलॉजी एज एन वोकेशन में, ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे स्किल नीडेड की। तो इसमें स्किल क्या क्या नीडेड होता है, हमें नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिकल और हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिक और सिस्टमैटिकल स्किल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका आता है हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए कि हम इंटरप्रेट कर सके डाटा और कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिवली, ठीक है। आपका आ गया वर्क इन्वायरमेंट। तो हमें वर्क करना आना चाहिए इन्वायरमेंट में भी। मीडिया जो होती है किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है, आपने देखा होगा। इन्वायरमेंट में रिसर्च करना आना चाहिए। पॉलिटिकल कैंपेन किस तरह से करवाए जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो। थिंक टैंक के बारे में सोचना चाहिए,
किस तरह से गवर्नमेंट की एजेंसीज को अपने स्कीम्स लेकर आए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट उस टाइम मिले इलेक्शंस के टाइम पे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज होना कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ सेपोलॉजी, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है डिज़ाइन करती है बैटर कैंपेन, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है उसमें इन्फॉर्म करना वोटर को अबाउट द इलेक्शन ट्रेंड्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो वोटर को ये बात भी समझाना है कि किस तरह से इलेक्शन का ट्रेंड चल रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे करियर में भी हेल्प कर रही है। कैसे कि वो हमें ये बताती है कि किस तरह से डाटा एनालिटिक्स होते हैं इलेक्शन कंसल्ट के बारे में और पॉलिटिकल एडवाइस के बारे में। इसके बाद ये भी हमें पता चलता है इसमें कि इट इज़ अ मिक्स ऑफ रिसर्च, स्टैटिक्स एंड पॉलिटिक्स। सो ये कहीं ना कहीं हमें बोथ साइंस में भी और आर्ट में भी हमें हेल्प करता है। साइंस में कैसे फॉर डाटा के लिए और आर्ट में कैसे फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन के बिहेवियर को जानने के लिए भी हेल्प करता है कौन, साइकोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लोरिंग द करियर ऑप्शन। तो करियर ऑप्शन को हम लोग किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंड करना अपॉर्चुनिटी इन पॉलिटिकल एंड लीडरशिप में हेल्प करती है वर्क करने के लिए एज एन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और कैंपेन मैनेजर की तरह। हमारे स्पोक पर्सन हमें एज एन बिकम बना देती है, हमें स्पोक पर्सन और मीडिया कंसल्टेंट फॉर इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के लिए हम लोग क्या बन जाते हैं, एक मीडिया कंसल्टेंट बन जाते हैं जो भी करियर ऑप्शन इस तरह का चूज़ करता है। विद ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट एडवाइजर रोल, तो गवर्नमेंट एडवाइजर के हम लोग रोल ज्वाइन कर सकते हैं। स्किल किस तरह के होते हैं अभी आपको मैंने बताए थे, स्किल होनी चाहिए फॉर ज्वाइनिंग दिस साइकोलॉजिकल, ठीक है, एज एन आर्ट। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें, अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप में। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को हेल्प करता है लर्न करने के लिए पॉलिटिक्स के बारे में, एनजीओज और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, कि किस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप और कम्युनिकेशन में डाइवर्स करियर है हमारा। एज एन इंडिविजुअल हम लोग अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट्स में और पब्लिक सर्विसेज में भी। आगे हम बात करते हैं करियर इन पॉलिटिकल लीडरशिप में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्टेड लीडर्स की, तो यहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स की अगर हम बात करें तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो लाइक एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं और लोकल गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं, जिनका रोल क्या होता है, रिप्रेजेंट करना पीपल को, क्रिएट लॉ करना और मेक करना डिसीजन को कि वो एड्रेस कर सके सोशल इश्यूज को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है पॉलिटिकल पार्टी लीडर, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी लीडर का क्या रोल होता है कि वो अपना लीड करेंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने विजन्स बताएंगे, अपने गाइड करेंगे अपने मेंबर्स को ड्यूरिंग द इलेक्शन और गवर्नमेंट्स के टाइम पे। अगर हम स्किल नीडेड के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए इनके पास। हम बात करते हैं अपना पॉलिसी एडवाइज़र और कंसल्टेंट के बारे में। पॉलिसी एडवाइज़र और कंसल्टेंट का क्या रोल होता है कि वो एडवाइस करते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स को ऑन पॉलिसीज़ और उनके डिसीजन की स्ट्रैटेजीज बनाने में, और वर्क में भी, इन्फॉर्मेंट वर्क में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट में, थिंक टैंक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उनका चलेगा। इसके बाद आता है सोशल एक्टिविस्ट और मूवमेंट लीडर की अगर हम बात करें तो इनका काम ये होता है कि वो ह्यूमन राइट, एजुकेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनजीओज और पब्लिक मूवमेंट्स को देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका यूएनए आ जाता है, एम्बेसीज आ जाती है, ग्लोबल पॉलिटिकल बॉडीज आ जाती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं रिप्रेजेंट करती है कंट्री को, ये कहीं ना कहीं उनका एक रोल हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अपना पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर की, ठीक है। पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर जो होता है उनका क्या प्लान, उनके क्या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो इनका क्या प्लान होता है, उनका प्लान यही है कि वो प्लान और एग्जीक्यूट करेंगे, इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करेंगे इनको एंड कोऑर्डिनेट विद मीडिया, ठीक है। मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना उनको आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, इनके पास ये चीज़, इनकी स्किल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका आता है मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट की। तो यहाँ पे शेप करते हैं पॉलिटिकल पब्लिक इमेजेस को, कि क्या पॉलिटिशियन का पब्लिक में इमेज होगी, किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं सोशल मीडिया के रिलेशंस को, किस तरह से वो क्राफ्ट कर रहे हैं मैसेजेस को इन पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया हाउस और पीआर फर्म इनके वर्क प्लेसेस हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं स्पीच राइटर के रोल के बारे में। तो इनको ये पता होना चाहिए किस तरह से राइट करना है इम्पैक्टफुल स्पीचेस फॉर लीडर। पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इम्पैक्टफुल स्पीचेस लिखने आनी चाहिए स्पीच राइटर को, और इनको फोकस करना आना चाहिए
एंड पब्लिक सेंटिमेंट्स के बारे में। लास्ट पॉइंट आपका आता है पॉलिटिकल एनालिस्टिक और कॉम्पिटिटर के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपना पॉलिटिकल इवेंट्स, इलेक्शन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में कि किस तरह से ये मीडिया में और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में हेल्प कर रही है। इसके बाद आपका आता है इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपका आ जाता है डिज़ाइन करते हैं स्ट्रैटेजीज़ को, किस तरह से ये हेल्प कर रही है पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को कि वो विन कर सके अपने इलेक्शन को, एनालाइज करके उनके बिहेवियर और ट्रेंड्स को। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे की स्किल नीडेड फॉर बोथ द फील्ड। तो लीडरशिप स्किल में और कम्युनिकेशन स्किल में क्या ऐसे रोल्स हैं जो कि क्या ऐसे मतलब कि स्किल्स हैं जो कि हमें पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। या तो लीडरशिप स्किल्स जो होती है वो अप्लाई करती है एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए इंस्पायर और गाइड करने के लिए दूसरों को। और कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या ज़रूरी होता है कि पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग एबिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी थिंकिंग की, तो अंडरस्टैंड करना पॉलिटिकल के लैंडस्केप को और रिफ्रेम करना उनके डिसीजन को, ये हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और हमारे यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो हैंडल करना आना चाहिए हमें पब्लिक रिलेशंस को, और कनेक्ट करना आना चाहिए हमें पीपल्स को। तो इतने सारे अगर पीपल्स खड़े हैं सामने तो किस तरह से हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं हाउ टू बिल्ड अ करियर इन दिस फील्ड। तो किस तरह से हम इस फील्ड में अपना करियर चूज कर सकते हैं। तो एजुकेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू और स्टे इन्फॉर्म्ड के थ्रू, ठीक है, इन्फॉर्म्ड के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन में हमें पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन के लिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो हमें पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में हमें कुछ ना कुछ इंटर्न हम लोग होने चाहिए, एनजीओज के बारे में हमें पता होना चाहिए, इलेक्शन कैंपेन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से ये वर्क करता है। नेटवर्किंग होनी चाहिए हमारी कि हम लोग कनेक्ट कर सके पीपल्स को, ठीक है, जर्नलिस्ट को, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए, उनसे हमारा कनेक्शन होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन दिया हुआ है छोटा सा, तो आप इसको रीड कर सकते हैं और अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। या आपको हमने यूनिट 5 अपना कंप्लीट करवा दिया है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप का, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय। और अगर आपको हमारा ये PDF चाहिए तो आप हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। क्रिस्टल ऑल स्टडी आप डालेंगे तो आपका आ जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। नहीं मिलता है हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका लिंक दे देंगे, उससे आप ज्वाइन करिए। सारे PDF आपको अवेलेबल है, ओके, फ्री में अवेलेबल है, नो पेमेंट। चलिए गाइस, बाय बाय।